धनबाद में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज। आईजी ने की तैयारियों की सुरक्षा समीक्षा। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के चाक चौबंद। दुमका दौरे पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दुमका परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। बाबूलाल मरांडी ने कई मुद्दों पर की चर्चा। स्वास्थ्य क्षेत्र में झारखंड को मिली सौगात। पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने दी सौगात। हजारीबाग में हेल्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का निर्णय। स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण में अनियमितता को लेकर पोटका में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। मामले की जांच की कार्रवाई की मांग। चाईबासा निवासी नरेंद्र तोमर ने धारण किया रावण का भेष। रावण की वेशभूषा में पहुंचे बाबा धाम। लोगों के बीच बने आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 7 अगस्त तक चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर इसमें सिर्फ 5 कार्य दिवस ही तय किए गए हैं। ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी घमासान अभी से तेज हो गया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र में इस बार सिर्फ 5 कार्य दिवस हो रहे हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का यह स्पष्ट कहना है, जितनी समस्याओं से झारखंड जूझ रहा है उस पर चर्चा के लिए महज 5 दिन काफी नहीं है। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और यह सत्र छोटा रखना रणनीति का हिस्सा है। लोकतंत्र में संवाद के लिए व्यापक समय जरूरी है। देखिए, एक तो सत्ता पक्ष का ये विशेषाधिकार है, लेकिन जितनी समस्याओं से आज झारखंड प्रदेश घिरा हुआ है, सरकार की नाकामी, ये सब कई ऐसे विषय हैं और सभी विभागों में लगभग ये सरकार नाकाम ही रही है। जब से सत्ता में दोबारा आई है हेमंत सरकार, महागठबंधन की सरकार या इंडिया ब्लॉक की सरकार, तो ये चिंताजनक तो है। संसदीय प्रणाली में, विधायी राजनीति में कम से कम खुल के चर्चा करने के लिए एक व्यापक समय तो देना ही चाहिए प्रतिपक्ष को। और मुझे लगता है एक रणनीति के तहत ही सत्ता पक्ष के लोगों ने ऐसा किया है। यह एक चिंताजनक स्थिति है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि अगर विपक्ष की नीयत साफ हो तो 5 दिन भी पर्याप्त हैं राज्य के मुद्दों पर बहस और समाधान के लिए। देखिए, सवालों का जवाब देने से पीछे नहीं हटते हैं। वक्त कम है, लेकिन उसका सदुपयोग करें। साफ नीयत हो, अगर साफ नीति हो, जनता के प्रति अगर विपक्ष की सकारात्मक रवैया हो, तो यह 5 दिनों का भी वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है। लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए अगर विधानसभा बाधित करने का काम करती है, तो यह ठीक नहीं है लोकतंत्र में। हमें लगता है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन अगर विपक्ष करती है, तो कहीं ना कहीं राज्य भी मजबूत होता है, लोकतंत्र भी मजबूत होता है। तो विपक्ष को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप विधानसभा के पटल पे जनहित के मुद्दे को आप रखो और हम पूरी प्रखरता के साथ, पूरी बुलंदी के साथ आपके सवालों का जवाब सरकार देने का काम करेगी। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र को लेकर एक और विपक्ष सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अपने बचाव के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि इस सीमित सत्र में झारखंड की जनता के मुद्दों पर कितनी गंभीर बहस होती है और कितनी बार राजनीति हावी हो जाती है। सहयोगी संजय पांडे के साथ साधना प्लस न्यूज के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट। और आगामी 1 अगस्त को धनबाद स्थित IIT-ISM में प्रस्तावित राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी क्रांति कुमार गणिदेशी ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित एसएसपी कार्यालय में सुरक्षा समीक्षा बैठक की और बैठक में कार्यक्रम स्थल, एयरपोर्ट, रूट लाइन, सेफ हाउस, मीडिया सेंटर, ट्रैफिक मूवमेंट और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों समेत अतिथियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।
और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सचिव सह झारखंड सरकार में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दुमका पहुंचे, जहां वे दुमका परिसदन के सभागार कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसके साथ ही अपने संबोधन के दौरान उन्होंने राज्य सरकार से भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल, पुलियों और सड़कों की मरम्मत तत्काल प्राथमिकता के आधार पर करने की मांग की है, क्योंकि ग्रामीण इसके कारण कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथ ही उन्होंने अन्य कई सारे मुद्दों को उठाया। लगता है कि झारखंड में जो सरकार है, काम पर उनको बहुत ध्यान नहीं होता है, कमाने पर अधिक ध्यान है। कमा किस प्रकार से रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप सब लोगों को हमें बताने की जरूरत है। लोग बताते हैं कि आपके दुमका जिला में शिकारी पड़ा तरफ में पत्थर हो, बालू हो, जो सिर्फ क्या बोलते हैं पार कराने में 9,000 रुपया 10,000 रुपया ऐसा लिया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से लूट मची हुई है, कैसे कमाने में लोग मशगूल है। जनता की तकलीफ किसी को ध्यान में आ नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगा कि आज बिल्कुल उन समस्याओं को केंद्रित करके मैं अपनी बात को रख रहा हूं, क्योंकि मैं रोज अखबारों में पढ़ता हूं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि संसद के मानसून सत्र के शुरुआत से ठीक पहले जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, ये संसदीय परंपरा की हत्या है। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने धनखड़ के इस्तीफे को भी एक राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उन्हें इसलिए हटाया क्योंकि वह एक किसान के बेटे थे और जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। जो व्यक्ति 74 वर्ष की उम्र में भी देश की सेवा में था, उसे सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वह सेना और किसान की बात करते थे, अदानी की नहीं। उन्होंने कहा, तमाम बातों का जिक्र किया। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। मानसून सत्र के पहले जो एक परंपरा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जो लोकसभा के नेता होते हैं, वो संसद के बाहर जो संवाददाता हैं, जो पूरे देश को संसद की कार्रवाई से अवगत करवाते हैं, उन तक सत्र के शुरुआत में जो सरकार का जो मंशा होता है उससे अवगत करवाते हैं। उसी क्रम में उन्होंने कल कहा कि ये मानसून सत्र नहीं, ये विजय उत्सव है। और जो विदेशी ताकत है जिसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ हमारे देश के सेना के उप प्रमुख ने ये दावा किया था कि हमें 3 दुश्मन से एक साथ लड़ना पड़ रहा था, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ चाइना था और तुर्की भी था। तो उस पर भी बातें आई और उसका खुलासा प्रधानमंत्री 3 दिन के बाद उड़ीसा में कहते हैं कि मैं तो खाना इसलिए नहीं खाया कि भगवान जगन्नाथ। हजारीबाग लोकसभा के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात दी। उन्होंने डेबोटांड में सिन्हा हेल्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर विधि विधान से भूमि पूजन संपन्न किया गया। बताया गया कि इस संस्थान की बिल्डिंग अगले 6 से 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। और इस संबंध में पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि इस संस्थान में जनता को MRI, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे, सिटी स्कैन, OPD और मेडिकल शॉप जैसी विभिन्न उच्च स्तरीय सुविधाओं का प्रदान किया जाएगा। करीब 50 लाख की आबादी अगर हम लोग हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा को जोड़ लें, इस पूरे क्षेत्र में एक भी MRI की मशीन नहीं है। अगर आज के समय किसी को MRI कराना होता है तो उनको जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है, 10-15 हजार रुपए का उनका खर्चा हो जाता है और बहुत उनको तकलीफ भी होती है। तो सबकी राय सुनकर कई डॉक्टरों से बातचीत करके हमको लगा कि अगर हम लोगों को ये जो स्वास्थ्य का अभियान हम लोगों ने चलाया है, इतने वर्षों से किया है, अगर उसमें एक कमी आज के समय है वो ये है कि पूरे क्षेत्र में MRI की मशीन नहीं है। तो हमने यही सोचा कि एक हम लोग NGO बनाए, सिन्हा हेल्थ इंस्टीट्यूट एक NGO बनाए और इस NGO के द्वारा
किफायती तरीके से लोगों को एमआरआई की जांच की सेवा भी हम लोग उपलब्ध करवा दें, जिसे उन्हें रांची नहीं जाना पड़े, वो यहीं हजारीबाग में ही आकर अपना एमआरआई का काम। जमशेदपुर के पोटका में बने नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण में अनियमितता को लेकर कांग्रेस पार्टी में धरना दिया। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण में भारी अनियमितता हुई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन से उचित जांच कर दोषी ठेकेदार और इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रखंड कांग्रेस कमेटी और मंडल कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना का आयोजन किया गया। इस धरना का उद्देश्य हमारा रहा, आज हमारे जो गठबंधन के सरकार है, एक महत्वाकांक्षी योजना जो स्वास्थ्य लाभ के लिए एक हॉस्पिटल का शुरुआत की है, एक नया भवन का निर्माण का एक प्रस्ताव दिया था, जो अब टेंडर होके काम शुरू हुआ और सरकार का यही उद्देश्य था यहाँ सुदूरवर्ती गांव में गरीब लोगों का चिकित्सा हो। यहाँ आज जो है प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित अनिश्चितकालीन धरना जो है, ये पोटका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अनिश्चितकालीन धरना है। और यहाँ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के हम लोगों ने विगत 10 दिन पूर्व प्रशासन को अलर्ट कर दिया था कि जो है उद्घाटन से पहले ही दरारें आ चुका है, बड़ी बड़ी दरारें आ चुका है। यह कि आपका कोलम में दरार है। और पोटका में 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दरार और निर्माण अनियमितताओं के खिलाफ पोटका कांग्रेसियों ने जयराम हांसदा की अगुवाई में चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। उन्होंने संवेदक समेत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाद में पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे धरना स्थल पर पहुंचकर उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद कांग्रेसियों ने धरना समाप्त किया। आनंद बिहारी ने कहा कि वे प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर संबंधित मंत्री से प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से जांच कमेटी गठित कराने की मांग करेंगे। देखिए, पहले तो आपके माध्यम से हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग जो है ये सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग बैठे हैं जो यहाँ पे भ्रष्ट पदाधिकारी है, जो भ्रष्ट ठेकेदार है, जो पोटका को अपना जागीर समझता है और मनमर्जी से जो है अपना काम कर रहा है। ये धरना, ये आंदोलन उन लोगों के खिलाफ है, क्योंकि देखिए ये झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत ही अनमोल तोहफा दिया गया पोटका वासियों को इस हॉस्पिटल के रूप में, यहाँ के सारे लोगों को इसका सुविधा मिलने के लिए। तो इसके लिए तो पहले हम सरकार को और माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार देना चाहते हैं कि उन्होंने इस आदिवासी क्षेत्र के, बहुल क्षेत्र के लिए इतना अच्छा सोचा और इतना बढ़िया एक तोहफा दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हुई कि जो ठेकेदार, जो संवेदक इस काम को लिया, वो जो है अपना जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाया सही ढंग से। क्या गड़बड़ी देखते हैं? देखिए, अभी तक जो है ये बिल्डिंग अभी तक जो है सरकार के हैंडओवर में आया नहीं है और इसका इनॉग्रेशन अभी होना बाकी है। और ऐसे समय में जो बिल्डिंग में दरार आना और उसमें पानी सीकेज होना, काला ईंटा से उसका निर्माण कराना, ये बहुत सारी चीज जो है उसमें खामियां है। मंगलवार को शाह कॉलोनी पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण से 75 कावड़ियों का जत्था मुखिया अजीत कुमार के नेतृत्व में बाबा नगरी के लिए प्रस्थान किया, जिसमें महिला, पुरुष, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जो मुखिया के सौजन्य से उपलब्ध कराए गए एसी कोच बस से सभी कावड़ियों बाबा भोलेनाथ का उद्घोष करते बाबा नगरी के लिए प्रस्थान किए। पंचायत शाह कॉलोनी से पूरे पंचायत को भोले बाबा का दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, है ना। आज निकलेंगे और 2-3 दिन, 5 दिन के अंदर जो हम लोग फिर यहाँ पे रिटर्न आ जाएंगे। हमारे साथ अजीत मुखिया और उनके बड़े भाई गोविंद भैया की तरफ से बहुत बड़ा योगदान रहा है और भगवान कल्याण करे कि हमेशा योगदान करते रहे। बस मिला है, बस के सौजन्य से हम लोग।
और वही चाईबासा निवासी नरेंद्र राम रावण की वेशभूषा में पहुंचे बाबाधाम। वे कई सालों से रावण की वेशभूषा में सुल्तानगंज से बाबाधाम पैदल यात्रा करते हैं और इस रावण की वेशभूषा में शिवलिंग को लेकर चलते हैं। इनको देखकर कांवड़ यात्री, प्रशासन के लोग, राहगीर इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। नरेंद्र राम का कहना है कि रावण भी बहुत बड़ा शिव भक्त था। आपको बताते चले कि नरेंद्र राम चाईबासा में कई दशकों से महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका में रावण का रोल निभाते आ रहे हैं। चाईबासा में उनका पहचान एक मजी हुए कलाकार के गिनती में आते हैं। तो देखिए, ये अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चाईबासा से, जहां पर एक शख्स रावण के भेष में शिवलिंग को लेते हुए बाबाधाम के लिए पहुंचा और रावण की वेशभूषा में बाबाधाम पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ लोग जो है इसके साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि जिसमें महिला पुरुष तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ नरेंद्र राम नाम है इनका, जहां चाईबासा में कई दशकों से महिषासुर मर्दिनी नृत्य वाटिका में रावण का भी रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये नरेंद्र राम ने रावण का वेश धारण किया है और इसके साथ ही वेशभूषा में रावण के ही वे बाबाधाम पहुंचा और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्रावण मास के भक्तिमय माहौल में प्रसिद्ध श्याम टाबरिया के नेतृत्व में कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां श्याम टाबरिया ने अपने भजनों और मधुर कीर्तन से उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति के सागर में डुबो दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ फतेहचंद मुनका परिवार द्वारा प्रभु श्री श्याम की पूजा अर्चना और ज्योत दीप के साथ किया गया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां श्रावण मास के भक्तिमय माहौल में प्रसिद्ध श्याम टाबरिया के नेतृत्व में कीर्तन का आयोजन किया गया है, भजन कीर्तन किया जा रहा है। इसके साथ ही श्याम टाबरिया ने अपने भजनों और मधुर कीर्तन से उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति के सागर में डुबो दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ फतेहचंद श्रद्धालुओं उनका परिवार द्वारा प्रभु श्री श्याम की पूजा अर्चना और ज्योत दीप के साथ किया गया। हजारीबाग से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हजारीबाग में कीर्तन का आयोजन किया गया है। श्याम टाबरिया के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक है। आइए इस मौके पर हम मिलवाते हैं आपको हजारीबाग की एक ऐसी महिला से जो अपने हुनर से इस त्यौहार को और भी खास बना रही हैं। पूजा खैतान हजारीबाग निवासी पिछले कुछ वर्षों से अपने हाथों से राखियां बनाकर न केवल रचनात्मकता का परिचय दे रही हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भरता की प्रेरणा भी दे रही हैं। पूजा के द्वारा बनाई हुई राखियां न केवल हजारीबाग बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी डिमांड में है। तो देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार भी नजदीक है और ऐसे में ये दृश्य जो है अद्भुत है, जहां भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला है। और इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हजारीबाग की एक ऐसी महिला की जो अपने हुनर से इस त्यौहार को और भी खास बना रही हैं। नाम है पूजा खैतान, जो हजारीबाग निवासी पिछले कुछ वर्षों से अपने हाथों से राखियां बनाकर न केवल रचनात्मकता का परिचय दे रही हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर और प्रेरणा भी दे रही हैं। जहां पूजा के द्वारा बनाई हुई राखियां न केवल हजारीबाग बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी डिमांड में है। तस्वीरें हजारीबाग से आपको दिखा रहे हैं। रक्षाबंधन पर पूजा की राखियों की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। महिला ने राखी निर्माण को अपना रोजगार बनाया है। पूजा खैतान की राखियां लगातार लोकप्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। कई वर्षों से ये राखियां बना रही हैं। बेसिकली 2015 से कर रही हूँ स्टार्टिंग से। उसके बाद शादी के बाद भी मैंने यहाँ पे ही ज्वाइन किया, यहाँ पे भी किया था। हजारीबाग में बेसिकली मैंने जब आया था मुझे राखी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। फर्स्ट राखी था सावन में, तो कि मुझे बहुत अच्छे राखीज नहीं मिले थे अपने भैया भाभी के लिए। तो फिर जाके मैंने इसको फर्दर कंटिन्यू करने का कहा एंड मैंने अपने हस्बैंड एंड मदर इन लॉ से पूछा कि मैं इसको कर सकती हूँ। तो मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ क्यों नहीं। एंड फिर मैं फर्स्ट टाइम थोड़े से जब राखीज बनाई थी तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। लोगों को भी मेरी राखी बहुत पसंद आई थी। हजारीबाग में राखी की काफी डिमांड होने लग गई अब मेरी राखी की। कितनी वैरायटी की बना रही है और क्या कुछ लगता है इसमें बनाने में, क्या लगता है? मैं मोर देन 100 डिजाइन की राखी आपको मेरे पास मिल जाएगी। एंड ये बेसिकली हम होली के बाद से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसके लिए आपको वैराइटीज ऑफ सामान चाहिए रहता है, जैसे हो गया कि मोतीज चाहिए रहता है, तरह तरह की बूटियां हो गई, धागे हो गए, और भी बहुत सारे सामान चाहिए।
कलेक्शन ऑफ द आइटम से आपकी एक राखी तैयार होती है। पतरातू प्रखंड के जयनगर पंचायत के मुख्य मार्ग पर बना रेलवे अंडरपास खतरनाक हो गया है। आपको बता दें कि ये अंडरपास ही पूरे जयनगर पंचायत का पतरातू ब्लॉक अस्पताल और अन्य जरूरी स्थान से जोड़ता है। बच्चे सहित हजारों की संख्या में लोगों का इस अंडरपास से रोजाना आवागमन होता है। इस अंडरपास में बीच में जल जमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से गुजर पाना लोगों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही नहीं, बारिश के दिनों में लगातार पानी टपकता रहता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पतरातू से, जहां पर जयनगर अंडरपास खतरे का कारण बन चुका है, जहां अंडरपास में जल जमाव होने से हाल बेहाल है, आवागमन बाधित है, कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को यहां पर करना पड़ रहा है। पतरातू प्रखंड के जयनगर पंचायत के मुख्य मार्ग पर रेलवे अंडरपास लगातार खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि यहां पर अंडरपास से पूरे जयनगर पंचायत को पतरातू ब्लॉक अस्पताल और अन्य जरूरी स्थान से जोड़ता है और बच्चे सहित हजारों की संख्या में लोग इस अंडरपास से रोजाना आवागमन करते हैं और इस बीच अंडरपास में बीच में जल जमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से गुजर पाना लोगों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही नहीं, बारिश का मौसम भी है और ऐसे में बारिश के मौसम में लगातार यहां पर पानी भी टपकता रहता है। और साहिबगंज स्थित कोलीपाड़ा मोहल्ले में मंगलवार को बिजली विभाग के एसडीओ ज्ञान चंद्र के नेतृत्व में बिजली विभाग ने बिजली चोरी को लेकर विशेष छापेमारी अभियान चलाया। तो वहीं बिजली विभाग के द्वारा चलाए जा रहे इस छापेमारी अभियान को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान 3 बिजली उपभोक्ताओं को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा गया है। इस संबंध में एसडीओ ने बताया है कि बोर्ड के निर्देश पर यह जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो है शीर्ष बोर्ड निगम के अनुसार हम लोग विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जो भी आदमी घर में मीटर बाईपास करके रखे हैं या जिसका लाइन विभाग बकाया पे काट दिया है वो चला रहे हैं या कुछ भी मान लिया डबल फेज में चला रहे हैं, वो सबके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कब तक चलेगा सर कार्रवाई? ये बोर्ड के अनुसार समय समय पर चलते रहता है। आज शाम 5 बजे तक आज भी चलेगी, फिर बोर्ड पे आएगा, फिर हम लोग उसको भी करेंगे। आज कोई पकड़ाया है सर क्या चोरी का? पकड़ाया है अभी तक। कितने लोग पकड़ाए? अभी तक हमारे यहाँ तो 3 पकड़ा गए हैं, अभी अभियान जारी रहेगा। सब पे एफआईआर होगा क्या? सब पे एफआईआर होगा। इस धारा 135 के तहत सब पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।